और इस तरह कांग्रेस का एक और विकेट गिरा, और ये विकेट भी उस समय गिरा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है। जाहिर है कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि यात्रा के दौरान बीजेपी कांग्रेस को कोई सरप्राइज दे सकती है, और ये सरप्राइज मिला कभी कमलनाथ के खासम खास रहे नरेंद्र सलूजा के रूप में। और इसकी भूमिका 8 नवंबर को ही बन चुकी थी, जब इंदौर के खालसा कॉलेज में कमलनाथ के सम्मान को लेकर सिख समाज में नाराजगी के सुर उभरे थे। पंजाब, दिल्ली से तमाम सिख नेताओं के बयान और वीडियो सामने आए, किस प्रकार से उन्होंने कमलनाथ जी की भूमिका के बारे में बताया। अभी तक तो मैं समझता था कि उनके ऊपर 84 के दंगों का आरोप है, मैं समझता था हो सकता है ये राजनीतिक विद्वेष के कारण लगाया जाता हो, लेकिन जिस प्रकार से कई सिख नेताओं के बयान आए और जो उन्होंने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे की भीड़ का नेतृत्व को लेकर कमलनाथ जी पर टिप्पणी करी, उनकी भूमिका के बारे में बताया, वो सारी बातें सुन के मैं बेहद आहत हो गया और मैंने निर्णय लिया कि ना मैं ऐसी पार्टी में रह सकता हूँ, ना ऐसे नेता के साथ रह सकता हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं है कि ये कहानी नरेंद्र सलूजा पर ही खत्म हो जाएगी। अभी राहुल करीब 11 दिन एमपी में रहने वाले हैं, और इस दौरान बीजेपी उन्हें इस तरह के और भी सरप्राइज दे सकती है, और इसके संकेत बंसल न्यूज से बातचीत में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दे दिए। मध्य प्रदेश में कितनी कांग्रेस बचेगी ये समय बताएगा। ये क्रम तो पहले से भी चल रहा है और अब ये क्रम और अब तो और बढ़ेगा। अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो और क्रम बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश में चुनाव तक कितनी कांग्रेस बचेगी ये तो समय बताएगा। मतलब ये माना जाए कि अभी 12 दिन है राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, तो क्या 1 दर्जन लोग 12 आ जाएंगे इधर? बिल्कुल आ जाएंगे, 12 से ज्यादा ही आ जाएंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं भूपेंद्र जी, 12 से ज्यादा लोग आ जाएंगे, मतलब तैयारियां हैं? बिल्कुल है, लोग तो तैयार हैं। अब हम लोग जैसे जैसे ग्रीन सिग्नल देते जाएंगे लोग आते जाएंगे। इधर पूरे उत्साह से चल रही भारत जोड़ो यात्रा में जब कांग्रेस को लगे इस झटके की खबर पहुंची तो हलचल मची, क्योंकि ये झटका न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कमलनाथ को भी व्यक्तिगत रूप से लगा है, क्योंकि नरेंद्र सलूजा न केवल उनके नजदीकी थे बल्कि सिख समाज से भी आते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसे बीजेपी की आदत बताकर एक लाइन में बात खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस में रहकर भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। इसी कारण उन्हें 3 माह पहले माननीय कमलनाथ जी ने अपने पद से मुअत्तिल किया था। बाद में वे माफ़ी मांगकर कांग्रेस पार्टी में फिर आए थे और माननीय कमलनाथ जी ने मोक्ष देने के बाद उन्हें वापस उस पद पर काबिज किया था। वैसे भी मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कांग्रेस में रहकर काम कर रहे थे। इस बात के कांग्रेस पार्टी के पास पुख्ता प्रमाण है। उन्हें 10 दिन पहले ही पद से बर्खास्त किया जा चुका है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने से लेकर अब तक बीजेपी ने ये सिलसिला थमने नहीं दिया है। नरेंद्र सलूजा विधायक भले ही ना हो, लेकिन उनकी बीजेपी में जाने की टाइमिंग जरूर अहम है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी बार बार ये दावा हुआ है कि कई बीजेपी विधायक उसके संपर्क में हैं, तो क्या आने वाले दिनों में उसकी तरफ से भी पलटवार देखने को मिलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जोड़ तोड़ की यात्रा। जोड़ यानी कांग्रेस का जो नारा है भारत जोड़ो, और तोड़ यानी बीजेपी का जो अघोषित नारा है, नॉन डिक्लेयर्ड स्लोगन, जो ये कहता है कि कांग्रेस को तोड़ो। तो जोड़ तोड़ की यात्रा को आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो और बीजेपी की कांग्रेस तोड़ो। यात्रा नहीं है, अभियान है। राहुल गांधी जी की यात्रा है और बीजेपी की अभियान यात्रा कह सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि नरेंद्र सलूजा जी के आ जाने से न बीजेपी मजबूत होगी और न उनके चले जाने से कांग्रेस कमज़ोर होगी। तो सवाल ये है कि फिर क्या फ़ायदा इसका हुआ? कुछ चीज़ें सही समय पर अगर हो जाती हैं तो उससे उस व्यक्ति का, उस समय का, उस घटना का महत्व बढ़ जाता है। और ऐसा ही बीजेपी ने इस पूरे मामले में बहुत चतुराई से इस मामले को यहाँ तक पहुँचाया। अगर मिश्रा जी, के मिश्रा जी की इस बात को देखें आप कि वो तो कांग्रेस में रहते हुए भी बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और उनको पहले चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन फिर उनको ले लिया गया था। तो
इसका मतलब है कि कांग्रेस मानसिक रूप से तैयार थी और बीजेपी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थी कि सही वक्त का इंतज़ार हम करेंगे, यानी राहुल गांधी जी की यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी सबसे पहले एक शुरुआत हम करेंगे। जैसे आप और हम दिवाली के पटाखे चलाने के पहले छोटी छोटी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। यहाँ नरेंद्र सलूजा जी कोई छोटे नेता नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बीजेपी ने पहले एक ऐसे नेता के ज़रिए ये टेस्ट किया है, एक मैसेज दिया है कि ये कमलनाथ जी के ख़ास हैं। 1984 के सिख दंगों के मसले को फिर हवा देने की कोशिश है, जो करीब 8 नवंबर को इंदौर में घटा और कानपुर से आए एक ज्ञानी सिख समाज के, जिन्होंने कमलनाथ जी के उस कार्यक्रम में आगमन का ये कहते हुए विरोध किया कि ये उचित नहीं है, सिख दंगों की तरफ बात गई। तो कुल मिलाकर बड़ी चतुराई से बीजेपी ने कोशिश की है, लेकिन आगे क्या ये सिलसिला, जैसा भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि जैसे कोई क्रिकेट का स्कोर बोर्ड है कि पहला विकेट गिरा है तो गिरते चले जाएंगे, बॉलिंग बहुत अच्छी है हमारी, धड़ाधड़ विकेट हम लेते चले जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति का ये क्रम जो शुरू होता है ये फिर एक ऐसी तरफ भी जाता है जहां दोनों तरफ से इस तरह की राजनीति के नज़ारे प्रस्तुत करने की कोशिशें तेज होती हैं। इसमें दोनों पार्टियां जरूर सफल होती हैं, लेकिन लोकतंत्र को बड़ा नुकसान जाने अनजाने में पहुंच ही जाता है, और वो एक ऐसा नुकसान है जो गहरी खरोचों के तौर पर लंबे समय तक नज़र आता है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बहस घूमेगी। सवाल नंबर 1, क्या नरेंद्र सलूजा का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है? सवाल नंबर 2, क्या पलटवार के तौर पर कांग्रेस भी बीजेपी को झटका दे सकती है? सवाल नंबर 3, क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को और भी झटके लग सकते हैं? चलिए, तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम रहेंगे और इसके ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं मनोज सैनी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। बहुत स्वागत करता हूं मनोज आपका। हमारे साथ हैं अब्बास हफीज़ साहब, कांग्रेस के युवा नेता, मीडिया विभाग में अहम जिम्मेदारी वो संभालते हैं उपाध्यक्ष की, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर लीडर, प्रवक्ता, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, कई भूमिकाओं के साथ। मनोज, मुझे समझाइए, उनका भी स्वागत। मुझे ये बताइए कि ये घटना अप्रत्याशित है, ऐसा भी नहीं है, प्रत्याशित है, ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र सलूजा जी के आने की उल्टी गिनती चल रही थी। सवाल सिर्फ टाइमिंग का है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसी भी घटना नहीं है कि कांग्रेस इस समय बेहोश पड़ी होगी, क्षुब्ध होगी। हाँ, पीड़ा और चोट कह सकती है कि इस समय हमारा सबसे बड़ा नेता मध्य प्रदेश में है और कमलनाथ जी के कभी करीबी रहे नरेंद्र सलूजा जी ने इसी समय कांग्रेस छोड़ दी। और ऐसा भी नहीं कि उनके आ जाने से 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी की संभावनाएं किसी नक्षत्र की तरह चमक उठी हैं और बीजेपी की संभावनाएं अब अद्भुत हो चली हैं। दोनों ही चीज़ें नहीं, लेकिन महत्व जो बीजेपी ने जिस तरह से इस कार्ड का इस्तेमाल सही समय पर किया, उससे नरेंद्र सलूजा जी का भी वैल्यू एडिशन हुआ, उनकी राजनीतिक चतुराई का भी वैल्यू एडिशन हुआ। और कांग्रेस भले ही ये ना कहे कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, खींच रहेगी कि इस मौके पर यह नुकसान हो गया। जी देखिए, राजनीति हो या जीवन हो, समय का बड़ा खेल होता है और इस समय की नज़ाकत को जो समझ जाए वही माहिर है। और भारतीय जनता पार्टी तो समय को समझती भी है। समय के साथ हमने कई बार देखा है कि हम जो उम्मीदें नहीं करते वो दिखाई देता है। हालांकि ये अप्रत्याशित नहीं है, पर ये प्रत्याशित अभी था ऐसा भी नहीं है। ये 2-4 दिन बाद होना था जो जानकारी थी, लेकिन कुछ जल्दबाजी इसमें हुई है। वजह यही रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो प्लानिंग है वो गड़बड़ हो जाए। तो ये लंबे समय से चर्चा चल रही थी। चर्चा तो ये भी थी कि हो सकता है कि कुछ और लोग भी आज नज़र आते, पर ऐसा हुआ नहीं। अब वजह उसकी बहुत सारी है जिसका जिक्र करना ठीक नहीं होगा, पर इतना ज़रूर है कि बीजेपी ने समय का फ़ायदा उठाया और हमें लगता है कांग्रेस एक बार फिर समय पर चूक गई। वो वैसा ही हुआ जैसा एक दौर में जब 28 लोग छोड़कर गए तो यही कहा गया कि थोड़ा सा संभाल लेते तो जाता क्या,
पर नहीं संभाल पाए। जाना आना लगा रहता है, जब पहले से किसी ने तय कर लिया आप उसको रोक नहीं सकते। पर समय की नज़ाकत को समझते तो शायद उसका लाभ कांग्रेस को मिल जाता, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और जो आप कह रहे थे बीजेपी की कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है, तो कांग्रेस तोड़ने में बीजेपी सफल हो गई और जोड़ने में भारत तो जुड़ेगा। भारत को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर राहुल गांधी का मुद्दा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, राहुल गांधी के साथ जुड़े। शायद कांग्रेस की भी यही कल्पना है, तो वो उस पर बढ़ रही है। पर बढ़ते बढ़ते यदि अपनों को नहीं रोक पाए, पर शरद जी एक चिंता का विषय ये भी है कि आप कब तक जोड़ते रहेंगे। यदि आप कांग्रेस से लाकर अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं तो क्या इन्हीं से पार्टी चलने वाली है? एक बड़ा सवाल हमेशा उठता रहा और मुझे लग रहा है आज फिर सोचने को कुछ बीजेपी के लोग भी मजबूर होंगे कि आखिर ये कब तक। जी, ये भी एक सवाल जो आप खड़ा कर रहे हैं, ये भी एक अहम सवाल है। तात्कालिकता का अपना महत्व होता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि वो तात्कालिक महत्व की ही घटना बनकर रह जाती है। बीजेपी में जो बाहर से आने वाले, दूसरी पार्टियों से आने वाले लोग हैं, निश्चित तौर पर ये चुनौती उनके लिए भी गहरी है कि यहाँ एक कठोर परिश्रम और बीजेपी की रीति नीति को आत्मसात करके उसके साथ आगे चलकर ही, क्योंकि एक काडर बेस पार्टी का चरित्र और स्वभाव बहुत भिन्न होता है। पंकज जी, आप किस तरह देखते हैं प्रत्याशित और अप्रत्याशित के बीच में ये जो घटनाक्रम घटा है? बीजेपी की तरफ से बड़े दावे भी हैं। भूपेंद्र सिंह जी को हमने सुना कि 1 दर्जन नेता बिल्कुल संपर्क में हैं, जैसे जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा आते चले जाएंगे। लेकिन आप भी महसूस करते होंगे कि इन सारी चीज़ों का महत्व अगर राहुल गांधी की यात्रा की वजह से है तो ये एक तात्कालिक घटना हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे 2020 की तरह सिंधिया जी के मान और स्वाभिमान को ठेस लगनी या उनको उपेक्षित छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसका महत्व सिर्फ इसलिए समझ में आता है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में हैं और कांग्रेस तोड़ने की एक चोट की बात है। आप किस तरह देखते हैं? बहरहाल बीजेपी कैसे देखती है? देखिए शरद जी, आप विश्लेषक हैं, आपका अधिकार है अलग अलग बिंदुओं पर इस प्रकरण की, इस विषय की विश्लेषण करना। पर मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा था कि 2014 के बाद से हम 2022 में हैं। कांग्रेस पार्टी बराबर लगभग 80% चुनाव हारी है। 50 में से 39 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, लोकसभा विधानसभा के, अलग विषय है। पर लगभग 400 बड़े नेता कार्यकर्ता, आजाद साहब हों, कपिल सिब्बल जी हों, आरपीएन सिंह हों, जतिन प्रसाद हों, सिंधिया जी हों और तमाम सारे, हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात कर लीजिए आप, ये सब वो राजनेता हैं जिन्होंने 400 बड़े राजनेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। और शरद जी, सबका मूल मुद्दा और एक जो विषय था वो एक ही पीड़ा थी, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार, समय न देना, नेतृत्व के द्वारा बातचीत न सुनना, विषयों पर ध्यान नहीं देना, एक परिवार का प्रभुत्व और आधिपत्य। इन्हीं प्रकार की इसी मतलब स्वर यही थे। आप टाइमिंग की बात करते ना शरद जी, राइमिंग में यही था, उनकी धुन यही थी। जो भी लोग छोड़कर आए यही कारण था। सिंधिया जी ने कहा, यही नॉर्थ ईस्ट के हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा और बाकी लोगों ने कहा। और यदि वैसी स्थिति में, हम सब जानते हैं, नरेंद्र जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तब भी थे, अब भी थे। भाजपा में मैं आ गया था, वो कांग्रेस में थे, तो भी संवाद होता था, व्यक्ति अच्छे। पर यदि आप किसी व्यक्ति को इतना पीड़ित प्रताड़ित करो आप कि जो व्यक्ति, और इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र सलूजा जी ने कमलनाथ जी के लिए जम के श्रम किया, कोई सहमत हो या नहीं हो उनके विषय हो सकते हैं। पर इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार आज सुबह से कांग्रेस के लोग लगभग उनको गरियाते नजर आ रहे हैं, बहुत खेद का विषय। के कह रहे थे कि वो तो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, तो तुम के मिश्रा जी भाड़ झोंक रहे थे, फिर नरेंद्र सलूजा जी बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि वो इंदौर की कौन सी राजनीतिक लड़ाई है जिसका एक व्यक्ति बेचारा दिल्ली जाके बैठा है, आता नहीं, पर वो विषय नहीं है। वो के मिश्रा जी जाने, कांग्रेस जाने, उनका विषय जाने। लेकिन यदि किसी का आप इतना अपमान करो, और यदि कोई उस अपमान के बाद यदि कोई सिख समाज का बड़ा संत मंजीत सिंह कानपुरी जी, शरद जी, छोटे व्यक्ति नहीं, सिख समाज के बड़े, उनका आदर पूरे वैश्विक स्तर पर सिख समाज में बड़े कीर्तनकार हैं, और यदि उनकी पीड़ा है और उनका बोलना यदि यह है कि कमलनाथ सिख दंगों के आरोपी, और यदि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई खड़ा होता है, सम्मान करता है, तो वो कैसा सिख है? यदि सवाल खड़ा करते हैं, उस सवाल पर नरेंद्र सलूजा यदि उद्वेलित होते हैं, विश्लेषण करते हैं, तमाम प्रकार के सत्य और तथ्य एकत्रित करते हैं, फिर ये निर्णय करते हैं कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी जिन पर सिख दंगों के आरोप हैं, मुझे नहीं रहना, इसमें क्या गलत बात है? और यदि भारतीय जनता पार्टी के मंच से उनको लगता है कि जिस राजनीतिक सेवा के, जनसेवा के क्षेत्र में वो सफल हो सकती है, तो क्या बुरी बात है? और यदि, और आप देखिए शरद जी, मजे की बात है कि जो बात की जाती है कांग्रेस करेगी, बीजेपी के लोग लाइन में 10 मार्च 2020 को जिस दिन से सिंधिया जी आए, तब से हम आज 25/11/2022 को हैं, लगभग 3 साल होने वाले हैं।
एक कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शरद जी छोटा सा भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के मंच पर गया हो जिसने कहा हो, तो ये जोर दिखाता है कि देशव्यापी एक प्रक्रिया चल रही है और कारण शरद जी सिर्फ यही है। चलिए मैं जवाब कि मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अपमान ये कोई शरद जी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी अब्बास हफीज साहब, पंकज जी की इस बात से मैं भी इत्तेफाक रख सकता हूं, क्योंकि उन्होंने एक चिंतनशील सिरे को पकड़ने की कोशिश की है कि आप नरेंद्र सलूजा जी को छोड़ दीजिए, आप और भी नाम पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप सिंधिया जी से लेकर हेमंत बिस्वा जी से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर तमाम बड़े नेताओं को और गुलाम नबी आज़ाद की बात कर लीजिए, और उन नेताओं को भी जो अभी भी कांग्रेस में हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन कब तक रहेंगे कहना कठिन है। और इसमें कुछ मध्य प्रदेश के भी बड़े नाम शामिल हो सकते हैं जो कांग्रेस को भी चौंका सकते हैं, ऐसी भी बातें सामने आती हैं, सच कितना मुझे नहीं मालूम। तो आखिर कहीं आपकी रणनीति में आप बार बार बीजेपी की तरफ, ये ठीक है कि बीजेपी उसका फ़ायदा उठाती है, लेकिन अगर उसकी जगह आप भी होते तो आप भी फ़ायदा उठाते, क्योंकि दो ही दलों की राजनीति है और राजनीति में ये चीज़ गलत नहीं मानी जाती है कि आपका प्रतिद्वंदी अगर कमज़ोर होने की तरफ बढ़ रहा है तो उसको और कमज़ोर करिए। हाँ, ये सही है कि लोकतंत्र को लेकर कितनी चुनौती होती है, ये सवाल भी मौजूद रहेगा। तो आखिर आप अपने घर को भी क्या ऑर्डर में रख नहीं पा रहे हैं? अभी आपके वरिष्ठ नेता जो हैं वो सबको साथ लेकर चलने में कामयाब नहीं हो रहे? देखिए, जितने राजनीतिक दल हैं शरद जी, और जितना उनका इतिहास है, सब की तरफ से नेता गए हैं बाहर, आए हैं बाहर से, और ये समझ लें कि हम चलता आ रहा है। आज की तारीख के अंदर जो नज़रअंदाज किया गया, जो अनदेखी की गई, मुरली मनोहर जोशी जी की हो, चाहे वो किसी और की हो, अडवाणी जी की हो, बहुत सारे लोग चले भी गए, घटक दलों ने साथ भी छोड़ दिया। अगर जांच एजेंसीज नहीं होती, इनका दुरुपयोग नहीं हो रहा होता, तो बीजेपी से भी एक लाइन लगी होती जाने वालों की। लेकिन जो जाने की हिम्मत करेगा उसके घरों के ऊपर रेड मारी जाएगी, और जो नहीं आएगा उसको भी रेड मारी जाएगी। जैसे हमारे सलूजा जी के ऊपर ही 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने केस दर्ज किया, बार बार तलब किया गया उनको, वो नहीं गए, जो भी रहा उन्होंने जो भी अपनी मजबूरी बताई और आखिरकार चले गए। नरेंद्र सलूजा जी ने एक ट्वीट किया था जनवरी के महीने में, इसी में शायद उसी में बहुत कुछ छुपा है। उन्होंने लिखा था, भाजपा के प्रदेश के संगठन प्रमुख को अपनी सीआर खराब होने का किससे डर? वी.डी. शर्मा डर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा गिर रहे, बाकी सीएम इन वेटिंग लूप लाइन में। गजब है शिवराज जी का खेल, कुछ को डरा दिया, कुछ को निपटा दिया। तो मैं यही कहूँगा, शायद डरा दिया गया और डर गए वो। लेकिन हर एक इंसान जो होता है उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं। अब क्या मजबूरियां रही होंगी तो वो बता सकते हैं। कमलनाथ जी ने जो कुछ नरेंद्र सलूजा जी के लिए किया हो, कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ उनको दिया हो, इससे कोई इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। चाहे पंकज चतुर्वेदी जी का मुझसे बहुत लंबा समय गुजरा है, वो भी अच्छे से जानते हैं इस पूरे मामले को। उसके बाद अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने नेता को की छवि को धूमिल करने के प्रयास करना, मुझे लगता है ये सही नहीं है। राजनीति में इस स्तर पे किसी को नहीं जाना चाहिए। जाने के लिए चले जाएं, लेकिन अपने नंबर बढ़ाने के लिए अपने नेता को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। पंकज चतुर्वेदी जी की मैं तारीफ करूंगा इस बात पे कि वो अपनी पार्टी को छोड़ गए अपने नेता के लिए, और चले गए वो नेता के साथ। जिस नेता ने उनको सम्मान दिया, वो नेता के साथ उसके जो भी उसका आदेश था उसको पूरा किया। पर यहाँ नरेंद्र सलूजा जी ने, हम जानते हैं, पंकज चतुर्वेदी जी मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कमलनाथ जी के नाम से जुड़कर उनको बहुत सम्मान मिला, उनकी बहुत बात भी रही वहाँ पर। लेकिन जिस वक्त उनकी कुछ गलतियाँ रहीं, जिन गलतियों से कमलनाथ जी की नाराज़गी रही, जब नाराज़गी दूर नहीं हो रही थी, तो इस तरह से चले जाना ये बताता है कि इंसान कितना अपने लिए सोच रहा है और कितना जनसेवा के लिए सोच रहा है, और क्या लॉयल्टी का टेस्ट है। खैर, आगे जनता का मैदान है, जनता के मैदान में जाना है। क्या आज की तारीख के अंदर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो पिछले 2-3 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा मुकर होकर उन्होंने शिवराज जी के ऊपर हमला बोला है? वी.डी. शर्मा जी पे तो जिस स्तर का हमला बोला गया, हमें तो ये सुनाई दिया कि वी.डी. शर्मा जी को अंधेरे में रखा गया, उनको मालूम ही नहीं था कि वो ज्वाइन करवा रहे हैं उनको पार्टी। आज प्रदेश अध्यक्ष के होने के बावजूद भी उनको नहीं बुलाया गया प्रदेश अध्यक्ष को। बाद में ठीक लीपापोती होती रही, लेकिन आज मूल मुद्दा जो है वो ये है, कमलनाथ जी हो, भारत जोड़ो यात्रा हो। भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने खूब कहा था कि हम विधायकों को इधर उधर कर देंगे, लेकिन जिन विधायकों की, अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, जिन विधायकों के नाम सुनने में आते थे, वो विधायक माननीय राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी के साथ मंच पे रहे। और उसके बाद अब भाजपा को जब कोई नहीं मिला तो उनको एक पदाधिकारी ही मिले कि इन्हीं को ले लो जो बहुत वक्त से प्रयास कर रहे हैं। खैर, उनकी जो मजबूरी रही होगी वो कर सकते हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। उनका भविष्य बहुत अच्छा हो वहाँ पर, जैसे इन सब का अच्छा है। और यहाँ पर आज की तारीख में जो भाजपा में गुटबाजी बढ़ रही है, उसमें एक और 4 साल लग जाएगा कि शिवराज जी रुकने को तैयार नहीं थे। शिवराज जी से पूछा क्या काम रहेगा, वो तक बताने को तैयार नहीं थे। मनोज जी, मुझे ये थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि ये मसला हमेशा होता है
कहा यह जाता है कि कोई व्यक्ति अगर मुसीबत में हो, मुश्किल में हो और वो कोई बड़ा फैसला भी कर रहा हो, ख़ासतौर से ये बात उन लोगों के लिए कही जाती है जो कहीं ना कहीं कोई बड़ा आत्मघाती फैसला करने चले जाते हैं, तो मनोचिकित्सक ये मानते हैं कि थोड़े समय के लिए अगर उनको काउंसलिंग मिल जाए तो वो अपना फैसला बदल लेते हैं। एक पार्टी की भी ये ताकत बहुत बड़ी होती है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एग्जिट इंटरव्यू होते हैं, कोई एम्प्लॉई अगर संगठन छोड़ता है तो उसको बुलाकर ये पूछा जाता है कि किस वजह से आप जा रहे हैं, क्या हमारी कोई खामी रही है, हमारी कोई कमज़ोरी रही है, और कमज़ोरी रही आप किसी से नाराज़ हैं, कंपनी की पॉलिसी से नाराज़ हैं, वेतन की सेवा शर्तों से नाराज़ हैं, तो हमें बताइए प्लीज़। अगर आप नहीं बदल रहे हैं फैसला, ये आपका अधिकार है, लेकिन हमें ये समझा कर जाइए। क्या मैं सिर्फ यहाँ कांग्रेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या जब राजनेता चाहे एक कार्यकर्ता जोड़ जोड़ कर ही पार्टी बनाता है, ये पूरी पार्टी का जो स्वरूप है ये एक एक कार्यकर्ता से ही जुड़ता है, जैसे कंकर ही शंकर है वैसे कार्यकर्ता ही पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में आप उस कार्यकर्ता के मन तक क्यों नहीं जा पाते हैं, संवाद की उस प्रक्रिया की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? क्यों आप खारिज करने लगते हैं कि आप तो बीजेपी से मिले थे, आपका तो हमने पहले ही कहा था कुछ नहीं था। कोई ना कोई तो ऐसी उपयोगिता थी जिसकी वजह से नरेंद्र सलूजा जी अभी तक कांग्रेस में थे। 13 तारीख का वो पत्र है जो उनके निष्कासन की बात कर रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम बताता तो है कि संवाद की प्रणाली और मजबूत होनी चाहिए। देखिए, संवाद तो जहां होगा वहां समस्या हल हो जाएगी, और कहते हैं कि सबसे बड़ा यदि कोई समस्या है तो वो संवादहीनता है। आप संवाद बनाकर चलिए, बहुत सारी बातें हल हो जाती, और कांग्रेस के भीतर भी यही दिखाई दे रहा है। देखिए, संवादहीनता की बात हमेशा होती रही है कि संवाद नहीं होता है, और आपने देखा इस बीच में कई तरह के ऐसे कार्यक्रम या कई अलग अलग जो कांग्रेस के सम्मेलन हुए उसमें वरिष्ठ नेता, देखिए सबसे वरिष्ठ कौन है वहाँ पर? एक तो पार्टी का मुखिया कमलनाथ जी है, दूसरा वो उस उम्र में भी है और उन्हीं से उम्मीद ये की जाती है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता है। घर के बड़े के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो नहीं चाहता कि मेरा परिवार टूट जाए। अब ये जिम्मेदारी आपकी, चाहे बीजेपी के भीतर हो या कांग्रेस के भीतर जो भी वरिष्ठ लोग हैं, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है। कांग्रेस के भीतर भी है और बीजेपी के भीतर भी है, और हमें लगता है कि इस घटना के बाद से, पर इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा चलते चलते कि ये शुरुआत है और अभी राहुल गांधी को 12 दिन मध्य प्रदेश में रहना है। बिल्कुल, लेकिन ये आग से खेलने वाला भी एक खेल है और इस खेल में हाथ जलने का भी डर रहता है। इसलिए बीजेपी भी ये भले ही इसमें सक्रिय हो, लेकिन वो भी ये जानती है, और ये ऐसा अजीब सा खेल है। मैं थोड़ी दार्शनिक बात कह रहा हूँ, लेकिन पंकज जी भी समझ रहे होंगे और यहाँ अब्बास हफीज साहब भी समझ रहे होंगे कि इस खेल में शामिल होकर मज़ा भी नहीं आता है। दोनों तरफ ही लोग ठिठक कर खड़े रहते हैं। मुस्कुराहटें तो लाजिमी होती हैं, ज़रूरी होती हैं। पंकज जी, कम वक्त है मेरे पास, 30 सेकंड में एक अपनी बात बताइए, संवाद कितना जरूरी? देखिए शरद जी, जीवन के हर क्षेत्र में संवाद है, और संवाद नहीं है तो फिर वो अप्रत्यक्ष तौर पर विवाद मानिए आप उसको। बहुत अच्छी बात, क्योंकि यदि संवाद नहीं है तो वहीं से तो विवाद की जड़ है। विवाद का मूल जो है वो संवादहीनता, किसी प्रकार का विवाद है वो संवादहीनता से प्रारंभ होता है। इसलिए कहा जाता है कि बात करने से बात बनती है। आप बात नहीं करेंगे, अपमान करेंगे। मैंने इसलिए कहा शरद जी कि आज के दौर का कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहिए सर, मान सम्मान, और यही विशेषता और विशिष्टता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। देव दुर्लभ कहते हैं सर, अति सम्मान कार्यकर्ताओं का। और कोई कार्यकर्ता शरद जी ये अपेक्षा नहीं रखता कि मुझको क्या मिलेगा। वो कहता है मेरी चिंता मेरी पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी, मेरे को तो जो काम आप बताओ उतना काम करना। बहुत सुंदर बात कही आपने जी अब्बास हफीज साहब, बहुत बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बीजेपी में भी संवाद की ये प्रणाली को लेकर प्रश्न हैं। ये सही बात है कि उनके यहाँ ये प्रश्न आपकी तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मसला ये उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट और उतना ही चिंतनीय है जितना आपके लिए। जी, हमारे यहाँ प्रेम से रोकने का जो रिवाज है, रुक जाए तो रुक जाए, नहीं तो जिसको जहाँ जाना है वो चला जाता है। लेकिन यहाँ चाबुक से रोकने का रिवाज है। अगर कोई मुंह खोल देगा तो उसके ऊपर सजाएं हैं, दंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से रोका जब जाता है तो आने वाले वक्त में जब सरकार जाती है तो लोग भी चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वालामुखी है वो कभी भी फट सकता है, ये हर इंसान चर्चा करता ही रहता है। दूसरों के घरों को तोड़ने में इतना समय लगा दिया कि अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाए, और घर की मरम्मत इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि सरकार इनके पास थी। सरकार के अंदर अगर इस तरह की गुटबाजियाँ निरंतर चलती रहेंगी, देखिए आज ही भाजपा का 2 गुटबाजी का शिकार मामला रहेगा। वी डी शर्मा जी का गुट और शिवराज जी का गुट जो है एक
दूसरे में टकराव की स्थिति में आ गया। एक नहीं चाहता था कि शामिल हो, दूसरे नहीं चाहते थे कि ये शामिल ना हो, और तीसरे सिंधिया समर्थक गुट तो दर्शक है ही, वो तो मजे ले रहे हैं कि अच्छा है दोनों कमजोर होते रहें। तो ये हालात जो बनेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि उसका क्या हाल हो रहा है, उसका अधिकार किसकी तरफ जा रहा है, क्या वो अभी भी ये दरी उठा के काम करेगा या नहीं करेगा, ये वो सोचे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों दल भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें और अपनी गलतियां या अपने गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरे का दोष देखते रहें, लेकिन सच्चाई यही है कि हर काबिल आदमी, ज़हनी तौर पर बहुत ही अपने को इनलाइटेंड रखने वाला इंसान, हर मसले पर जहां उसकी गलती नहीं होती वहां भी वो अपनी ही गलती देखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर दुनिया में वो कुछ बदल सकता है तो ख़ुद को बदल सकता है। वो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इंसान हो या ऊंचे पद पर बैठा कोई किरदार हो, कोई शख्स हो। ये मौका कांग्रेस के लिए भले ही बीजेपी को कोसने का हो कि आप तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ये मौका, आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले ज़रूर हैं, लेकिन उसके साथ आप ये भी देखें कि कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से कांग्रेस का परचम लेकर लड़ता रहा है और 90 के बाद मुश्किल हालातों में लड़ता रहा है, जब धीरे धीरे कांग्रेस इन 30-40 सालों में काफ़ी कमज़ोर हुई है, उस कार्यकर्ता की क्या हालत है? उससे कौन बात करता है? उससे कौन कहता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? हर कार्यकर्ता नरेंद्र सलूजा नहीं है, हर कार्यकर्ता विधायक नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कस्बों और जिलों में बैठे ये कार्यकर्ता ये ज़रूर चाहते हैं कि भगवान राम की तरह कभी उनके दरवाजे पे प्रदेश अध्यक्ष आएँ, कभी उपाध्यक्ष आएँ और बड़े नेता आएँ, और शबरी और केवट की तरह उनके भी दिन बहुरें। और यही बीजेपी का भी सच है, और जो इस सच को सच की तरह चरितार्थ करता है वो राम की तरह न सिर्फ जीत हासिल करता है, आगे बढ़ता भी चला जाता है। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, एनपीएस पर घमासान। नमस्कार।